राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधु राम में। जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, अब की बार क्या है डीसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, यानी डीसी चीज़ क्या है उसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। डीसी थ्योरी, तो डीसी थ्योरी आप शुरू करते हैं। जैसे डीसी थ्योरी यानी किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट करंट की। अब थोड़ा सा डीसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो पहली क्लास में आपको मैंने बता दिया था डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी यह सीधी रेखा में चलता है, और अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट क्या होता है, वह अपना मान समय समय पर बदलता रहता है, यानी प्लस माइनस होता रहता है। और डायरेक्ट करंट क्या है, अपना मान नहीं बदलता, वो सीधी रेखा में चलता है। तो आवर्ती की जब बात आती है डीसी की, आवर्ती की जब बात आती है तो डीसी की कितनी है? 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यह सीधी रेखा में चलता है, न कि प्लस माइनस होता है। जरूर डीसी थ्योरी की आप बात करेंगे, डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, इनके तारों के बारे में अगर चर्चा करेंगे या बैटरी वगैरह की चर्चा आएगी तो इनको प्लस और माइनस लिखा जाता है। वो प्लस माइनस ये नहीं है कि ये अपना मान बदलते रहते हैं, वो एक प्लस माइनस पॉजिटिव यानी ऋणायन धनायन और ऋणायन की बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है अल्टरनेटिंग करंट की, तो वो आपने पहले पढ़ लिया और ऐसी थ्योरी में आप आगे पढ़ोगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? वह अपना मान, वह परिमाण, वह दिशा दोनों समय समय पर बदलते रहते हैं। उसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। और डीसी की बात करें तो कितनी है? 0 हर्ट्ज। अब डीसी है क्या और किस काम आती है? डायरेक्ट करंट हो गया, आवृत्ति 0 HZ होगी। काम कहाँ आती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। डीसी कहाँ काम आती है? एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा इलेक्ट्रोप्रिंटिंग। डीसी कहाँ काम आती है? एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा इलेक्ट्रोप्रिंटिंग और तीसरा चार्जिंग में। कहाँ काम आती है? चार्जिंग में। अब आप ये कहोगे कि चार्जर जो है वो तो एसी पर काम करता है, क्योंकि घरों में एसी आती है और आप चार्ज लगाते हैं, फोन वगैरह चार्ज हो जाता है। लेकिन जो उसके अंदर चार्जर के अडेप्टर के अंदर सर्किट जो है वो पूरा का पूरा डीसी का है। बाहर जब सप्लाई आ रही है चार्जर से पिन के द्वारा, तो वो 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट उस बैटरी के हिसाब से आती है। तो चार्जिंग में क्या काम आता है? डायरेक्ट करंट या डीसी। अब डायरेक्ट करंट एसी के बारे में आपने जब पढ़ा था तो एसी का उत्पादन कितना होता है? 11 केवी, या मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 33 केवी। ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? एसी के बारे में। तो डीसी का उत्पादन हम कितना कर सकते हैं? तो 650 वोल्ट। डीसी का उत्पादन कितना कर सकते हैं? 650 वोल्ट। अब डीसी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बाद में इनकी बात आती है एलिमेंट्स के बारे में। किनकी बात आती है? एलिमेंट्स के बारे में। डीसी थ्योरी में एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स है यानी घटक या अवयव, जब डीसी थ्योरी पढ़ोगे तो आप एलिमेंट्स पढ़ोगे यानी घटक या अवयव पढ़ोगे। तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा है? एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट यानी सक्रिय घटक। एक्टिव एलिमेंट यानी सक्रिय घटक वो है कौन से? जिनमें, एक्टिव एलिमेंट कौन से है? जिनमें अनंत समय तक जिनमें अनंत समय तक ऊर्जा
प्रदान करने की अक्षमता हो, वो कौन से हैं? एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट या सक्रिय घटक कौन से हैं? जिनमें अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करने की अक्षमता हो। तो कौन कौन से हैं? पहला, वोल्टेज स्रोत। पहला कौन सा है? वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टेज स्रोत, आप उससे ऊर्जा लेते हैं। दूसरा है धारा स्रोत यानी करंट सोर्स। दूसरी इसकी परिभाषा ये है, एक तो हो गया एक्टिव एलिमेंट की परिभाषा कि जिनमें अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करने की अक्षमता हो। कौन से हो गए? वोल्टेज स्रोत और करंट स्रोत यानी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। दूसरा आता है इनका, इनमें दूसरा आता है इनका, अगले पेज पर लेते हैं आप इसको। यानी प्रवर्धन का गुण, प्रवर्धन का गुण, प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन का गुण हो। प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन का गुण कौन सा होता है? किसी छोटे रूप को बड़ा रूप करके दिखाना, वो होता है एम्प्लीफिकेशन। कौन से में होता है? एक्टिव एलिमेंट। प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन का गुण हो। कौन से हैं? अपने डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, FET, IGBT इत्यादि। कौन से हैं? एक्टिव एलिमेंट कौन से हैं? जिनमें अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता हो। कौन से हैं? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। एक होता है प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन का गुण हो। कौन से हैं? ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, FET, IGBT ETC यानी इत्यादि। इसके बाद आता है आपका दूसरा पॉइंट है, एक्टिव एलिमेंट के बाद आता है आपका सक्रिय घटक हो गया, एक हो गया निष्क्रिय घटक यानी पैसिव एलिमेंट, निष्क्रिय घटक। कौन सा है? पैसिव एलिमेंट या निष्क्रिय घटक, जिनमें न तो ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता हो और न ही उसमें एम्प्लीफिकेशन का गुण हो। क्या चीज है? RLC। अब RLC है क्या चीज? रजिस्टर या रेजिस्टेंस, L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और बल्ब और ट्रांसफार्मर, बल्ब एंड ट्रांसफार्मर, ये कौन से आपके? ट्रांसफार्मर। प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन का गुण हो वो तो हो गए एक्टिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स है जिनमें न तो ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है न ही उसमें एम्प्लीफिकेशन का गुण है। निष्क्रिय घटक RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, बल्ब एंड ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद आती है आपकी डीसी थ्योरी के अंदर अपना रेखीय घटक और अरेखीय घटक, लीनियर और नॉन लीनियर। एक आता है आपका रेखीय घटक यानी लीनियर एलिमेंट। अब लीनियर क्या है? लीनियर का मतलब है जो ओम की नियम की पालना करता हो। लीनियर घटक का मतलब क्या है? जो
ओम के नियम की पालना करते हो। लीनियर घटक कौन से हैं जो ओम के नियम की पालना करते हो? ओम का नियम आपने पढ़ लिया, आर बराबर वी बटे आई, वी समानुपाती आई, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। वो कौन से हैं? लीनियर। इसके बाद आता है आपका नॉन लीनियर, यानी अरैखिक घटक या अरेखीय। अरेखीय घटक जो ओम के नियम की पालना न करते हो या जिन पर ओम का नियम लागू न होता हो, वो कौन से हैं? नॉन लीनियर अरेखीय। अब अरेखीय और रेखीय में अंतर क्या है वो आप ग्राफ से समझो। ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका वी। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ता जाएगा। अब ये क्या है? रेखीय, यानी वी समानुपाती आपका हो गया आई, वी समानुपाती आई। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। और इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ये तो ये होगा, या फिर ये होगा, यानी ओम के नियम की पालना नहीं करते। वोल्टेज समानुपाती नहीं है किसके? करंट के। जो ओम के नियम की पालना करते हैं वो लीनियर यानी रेखीय घटक, लीनियर एलिमेंट। जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं नॉन लीनियर यानी अरेखीय घटक। अब इसके बाद बात आती है आपकी एकत्रित घटक और डिस्ट्रीब्यूटिव घटक। कौन से? लंप्ड एलिमेंट यानी एकत्रित घटक। लंप्ड एलिमेंट यानी एकत्रित घटक ये क्या है? जिनमें केवीएल एंड केसीएल का नियम लागू होता हो, वो कौन से हैं? लंप्ड एलिमेंट या एकत्रित घटक। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट यानी वितरण घटक। अब इसकी परिभाषा क्या है? जिनमें केवीएल तथा केसीएल नहीं लागू होता। दो प्रकार के हो गए। कौन से? लंप्ड एलिमेंट यानी एकत्रित घटक जिसमें केवीएल और केसीएल लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट वितरण घटक यानी जिनमें केवीएल और केसीएल लागू नहीं होता। तो वो है कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। कहाँ लागू नहीं होते? तो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लागू नहीं होते। कौन सी में? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में केवीएल और केसीएल लागू नहीं होता, या डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट वितरण घटक लागू नहीं होता। इसके बाद आपके आते हैं परिपथ। परिपथ कितने प्रकार के होते हैं या परिपथ है क्या चीज? ये हो गया लंप्ड एलिमेंट एकत्रित घटक केवीएल केसीएल लागू होता हो। डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट वितरण घटक जिसमें केवीएल केसीएल लागू नहीं होता हो। कौन से? अपने ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसके बाद बात आती है आपकी परिपथ की। परिपथ यानी सर्किट क्या चीज है? जिसमें
मैं सीधी तौर पर सीधी भाषा में आपको बता देता हूं, जिसमें एलिमेंट्स व्यवस्थित रूप से लगे हों या व्यवस्थित रूप से लगे एलिमेंट में जिसमें धारा और वोल्टेज का प्रवाह हो रहा हो, वो क्या है? परिपथ है। क्या क्या कह सकते हैं? जिसमें व्यवस्थित रूप से एलिमेंट्स या घटक या अवयव एलिमेंट्स जिसमें व्यवस्थित रूप से एलिमेंट्स लगे हों, जिसमें व्यवस्थित रूप से एलिमेंट्स लगे हों, उसको क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं, परिपथ कहते हैं। अब परिपथ होते कितने प्रकार के हैं वो आप अलग अलग पढ़ते हैं। व्यवस्थित रूप से लगे हुए एलिमेंट्स जो सुचारू रूप से एक अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हो या सर्किट को पूरा कर रहे हो, उसी को परिपथ कहते हैं, जिसमें व्यवस्थित रूप से एलिमेंट्स लगे हों। परिपथ होते कितने प्रकार के हैं? तो नंबर 1 होता है आपका खुला परिपथ। खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट इसके बारे में अलग अलग से पढ़ते रहेंगे, पहले मैं बता देता हूं कितने प्रकार के होते हैं। खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट। एक होता है बंद परिपथ, यानी क्लोज्ड सर्किट। तीसरा होता है आपका शॉर्ट सर्किट। चौथा होता है आपका अक्षरण परिपथ। अक्षरण परिपथ यानी लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट कितने प्रकार के हो गए? परिपथ जिसमें व्यवस्थित रूप से लगे एलिमेंट्स हो, या वो एक सर्किट पूरा कर रहे हो जिसमें एलिमेंट्स व्यवस्थित रूप से लगे हों। कौन कौन से हैं? खुला परिपथ ओपन सर्किट, बंद परिपथ क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है आपका हिंदी में लघु परिपथ। अब इंग्लिश में पढ़ा हो तो हिंदी में ना आए और हिंदी में पढ़ा हो तो इंग्लिश में ना आए। खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट, बंद परिपथ यानी क्लोज्ड सर्किट, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट, अक्षरण परिपथ यानी लीकेज सर्किट। बार बार शॉर्ट को देख रहे थे, छोटा याद आ रहा था, छोटा सर्किट कौन सा है, छोटा परिपथ कौन सा है? लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। अब इसकी अलग अलग चर्चा करते हैं, कौन किस में धारा कैसे प्रवाहित होती है। जैसे खुला परिपथ है, यानी अगर कोई सर्किट पूरा ही नहीं हुआ है तो करंट कहां से बहेगा? जैसे ये कोई अपना स्विच है और ये ओपन पड़ा है यानी खुला पड़ा है, तो आगे इसके यहां धारा जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं है, खुला है। खुला है या तार आपस में जुड़े हुए नहीं है या स्विच ओपन है, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटिव हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है? जीरो। और वोल्टेज क्या रहेगी आपकी? अधिकतम। अधिकतम का मतलब है जो आपने दी थी, यानी वोल्टेज का तो कुछ हुआ ही नहीं। यह परिभाषा किसकी है? ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट का मतलब खुला परिपथ, यानी परिपथ ही पूरा नहीं हो रहा है। अगर ये दो तार है आपस में जुड़े हुए नहीं है तो करंट कहां से बहेगा? करंट नहीं बहेगा तो रेजिस्टेंस क्या है इसका? तभी तो करंट नहीं बह रहा। रेजिस्टेंस इसका इन्फिनिटिव है, तभी करंट का आगे फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट हो जाएगा जीरो और रेजिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटिव और वोल्टेज रहेगी आपकी अधिकतम। इसके बाद बात आती है बंद परिपथ की, क्लोज्ड सर्किट की। क्लोज्ड सर्किट का मतलब वो बंद परिपथ नहीं है कि आगे धारा नहीं जाएगी। क्लोज्ड का मतलब है अब ये स्विच जो है ये ऐसे आपने दबा दिया और बंद कर दिया। बंद का मतलब है अब आगे धारा जाएगी। जाएगी तो कितना जाएगी? तो बंद परिपथ में धारा उतनी जाएगी जितना उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करेगी। तो बंद परिपथ का मतलब क्या है? किसी बंद परिपथ में धारा कितनी बहेगी?
तो उसमें किसी बंद परिपथ में धारा कितनी बहेगी, तो उसमें लगे हुए प्रतिरोध पर निर्भर करती है। बंद परिपथ में धारा किस पर निर्भर करती है, क्लोज सर्किट में धारा परिपथ में लगे प्रतिरोध पर निर्भर करती है। बंद परिपथ में या क्लोज सर्किट में क्या है, धारा परिपथ में लगे प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अब बात आती है शॉर्ट सर्किट की, लघु परिपथ की। शॉर्ट सर्किट में क्या है, जब सीधी आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं तो आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है उसमें दो तार है, फेज और न्यूट्रल का। आम भाषा में बोलते हैं अर्थ और अपना करंट का। वो अगर दोनों आपस में अटैच हो जाए उसे बोलते हैं लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट। उसमें क्या होगा, उसमें तो आसान रास्ता मिल गया उसको, ये स्विच वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी। आसान भाषा में बोले तो फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में टच हो गई, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में करंट तो इन्फिनिटिव है, करंट बराबर क्या होगा शॉर्ट सर्किट में, इन्फिनिटिव। करंट क्या होगा, इन्फिनिटिव। क्यों होगा, क्योंकि उसको एक आसान रास्ता मिल गया। जब दोनों ही अटैच हो गए वहां सर्किट ही बंद हो गया, कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो करंट क्या हो गया, इन्फिनिटिव, और वोल्टेज जीरो, और वो आपका प्रतिरोध है शून्य, क्योंकि जब प्रतिरोध शून्य है तभी तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, आपस में भिड़े हैं तभी करंट है इन्फिनिटिव हुआ है। यानी शॉर्ट सर्किट में सबसे ज्यादा करंट बहता है। यहाँ अधिकतम लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि किसी सर्किट का क्या पता उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी परिभाषा यही है कि लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट में धारा कितनी बहेगी, इन्फिनिटिव, अनंत मान। रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। अब बात आती है अक्षरण परिपथ या लीकेज सर्किट की। लीकेज सर्किट क्या है, लीकेज सर्किट की परिभाषा है कि परिपथ में, या आसान भाषा में मैं समझाऊं, लीकेज या परिपथ, लीकेज परिपथ है या लीकेज सर्किट क्या है। लीकेज का मतलब पानी जा रहा है किसी पाइप में से और बीच में उसके छेद हो गया, यानी पानी आगे जाना 10 लीटर था वो जाएगा 8 या 9 लीटर, यानी पहले पानी निकल रहा है। तो यही जो मामला है वो इसमें है, किसमें, लीकेज सर्किट में। करंट जा रहा था, बीच रास्ते में कुछ न कुछ लीकेज हो गया, अक्षरण हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या है, धारा का वह मान जो मुख्य धारा का वह मान जिसका कुछ अंश, कह सकते हैं अपन, धारा का वह मान जिसका कुछ अंश मुख्य धारा के विपरीत बह रहा हो, मुख्य धारा के विपरीत बह रहा हो, मुख्य धारा के विपरीत बह रहा हो। ये हो गया आपके सर्किट। सर्किट कौन कौन से हैं, परिपथ जिसमें व्यवस्थित रूप से अवयव लगे हो या एलिमेंट्स लगे हों जो एक सर्किट को पूरा कर रहे हो। खुला परिपथ, ओपन सर्किट, अगर परिपथ ही खुला है तो उसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होगा, करंट जीरो होगा, वोल्टेज अधिकतम होगी। बंद परिपथ, क्लोज्ड सर्किट, यानी धारा परिपथ में लगे प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, या आम भाषा में मैं बताऊं तो लोड के ऊपर निर्भर करेगी, आपने कितना लोड डाल रखा है। लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया, और रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट अधिकतम या इन्फिनिटिव होगा। अक्षरण परिपथ या लीकेज सर्किट, धारा का वह मान जिसका कुछ भाग या कुछ अंश मुख्य धारा के विपरीत बह रहा हो। ये हो गए आपके 4 प्रकार के सर्किट। इसके बाद बात आती है आपकी, 4 प्रकार के सर्किट हो गए। इसके बाद बात आती है आपकी धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत। धारा स्रोत पहले पढ़ते हैं। धारा स्रोत यानी करंट सोर्स। धारा स्रोत का मतलब क्या है, लोड को
अधिक से अधिक, इसका काम क्या है, धारा स्रोत का लोड को अधिक से अधिक धारा प्रदान करना। क्या है, धारा स्रोत करंट सोर्स लोड को अधिक से अधिक धारा प्रदान करना। लोड सोर्स है क्या चीज, सॉरी करंट सोर्स है क्या चीज, तो एक सर्किट के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको। ये हो गया आपका लोड। धारा स्रोत करंट सोर्स लोड को अधिक से अधिक धारा प्रदान करना, ये आपका करंट सोर्स यानी धारा स्रोत। अब इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली डेफिनेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है वो देखो। क्या है, अधिक से अधिक लोड प्रदान करना। तो इसके धारा स्रोत के जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगेगा। धारा स्रोत में स्रोत प्रतिरोध यानी इसका खुद का प्रतिरोध समानांतर क्रम में तथा अधिक मान का समानांतर क्रम में तथा अधिक मान का लगा होगा। क्या है, करंट सोर्स में धारा स्रोत में स्रोत प्रतिरोध यानी इसका खुद का प्रतिरोध समानांतर क्रम में तथा अधिक मान का लगा होगा। दूसरा पॉइंट है अधिक मान का कितना लगा होगा, अगर ये आदर्श धारा स्रोत है तो वह अनंत मान का होगा। आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध अनंत मान का होगा। ये है इसकी डेफिनेशन। धारा स्रोत लोड को अधिक से अधिक धारा प्रदान करना। धारा स्रोत ये है, पैरेलल में इसके रेजिस्टेंस लग गया, ये लोड हो गया। काम क्या इसको, लोड को अधिक से अधिक करंट प्रदान करना। धारा स्रोत में स्रोत प्रतिरोध यानी इसका खुद का प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगा होगा, पैरेलल में लगा होगा, और उसका मान कितना होगा, वह अधिकतम होगा। या आदर्श अगर है, आदर्श धारा स्रोत अगर है, आइडियल है, तो वह प्रतिरोध अनंत मान का होगा। वह प्रतिरोध क्या होगा, अनंत मान का होगा। इसके बाद आता है आपका वोल्टेज स्रोत। वोल्टेज स्रोत यानी वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या है, इसका काम क्या है, लोड को अधिक से अधिक वोल्टेज प्रदान करना। अब लोड को अधिक से अधिक वोल्टेज कब प्रदान होगी, जब ये हो गया आपका ये हो गया आपका लोड, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, और ये हो गया आपका
रेजिस्टेंस। अब क्या है, वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, वोल्टेज स्रोत तभी इसका अधिक से अधिक वोल्टेज प्रदान कर पाएगा, कब कर पाएगा, जब इसका आंतरिक प्रतिरोध या इसका खुद का प्रतिरोध जब लोड जब वोल्टेज सोर्स का जब वोल्टेज स्रोत का वोल्टेज सोर्स स्रोत प्रतिरोध सीरीज में तथा कम मान का लगा होगा। क्या है, यह लोड वोल्टेज सोर्स है या वोल्टेज स्रोत है, लोड को अधिक से अधिक वोल्टेज कब प्रदान कर पाएगा, जब इसका आंतरिक प्रतिरोध या स्रोत का खुद का प्रतिरोध सीरीज में तथा कम मान का लगा होगा। और आदर्श स्थिति में या आइडियल कंडीशन में, आदर्श स्थिति में या अगर आदर्श स्रोत है, आप ये लिख सकते हो, आदर्श स्रोत की स्थिति में यह प्रतिरोध कम मान का या शून्य मान का हो, शून्य का ही होगा, आदर्श होगा तो आदर्श स्थिति में यह प्रतिरोध शून्य हो, कम मान का तो ऊपर आपने पढ़ लिया। तब क्या कर पाएगा ये सोर्स है, वोल्टेज स्रोत जो है वो लोड को अधिक से अधिक वोल्टेज प्रदान कर पाएगा। अब ये निशान मैंने यहाँ क्यों लगाया है ये आप समझ गए होंगे। करंट किस ओर बहता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ये धारा है और इलेक्ट्रॉन कहाँ बहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये निशान मैंने प्लस की तरफ लगाया। लोड कहाँ है, सीरीज में, सॉरी रेजिस्टेंस कहाँ है, सीरीज में, कम मान का है। अगर आदर्श स्थिति है तो प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। डीसी थ्योरी के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। इसके बाद बात आती है आपकी पावर की। क्या है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है, जूल है या क्या है, वाट सेकंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है या वाट सेकंड है। अब विद्युतिक पावर की बात आती है, विद्युतीय शक्ति की। विद्युतीय शक्ति वो क्या होता है, पावर। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P बराबर V गुणा I। P बराबर क्या होता है, V गुणा I। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुणा करंट। या दूसरा मैं कहूँ तो P बराबर, एक आपने देखा होगा, R बराबर V बटे I। तो अब V की जगह आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, I गुणा R, I गुणा R गुणा ये I, ये क्या हो गया, P बराबर एक आई स्क्वेयर आर, दो बार आई आ गया, तो P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वेयर आर। ये भी पावर का सूत्र है। दूसरा आप लिख सकते हैं, ये लिखा था हमने V की जगह, दूसरा लिखेंगे I की जगह, तो P बराबर क्या था, P बराबर था V गुणा I। P बराबर V गुणा I। अब P बराबर V की जगह क्या लिखेंगे, आई आर, ये यहाँ लिख दिया, आई स्क्वेयर आर आ गया। अब लिखना है हमें, V की जगह आई आर आ गया, I की जगह लिखना है, तो V ये लिख दिया, I की जगह क्या आएगा, V बटे R, तो I की जगह क्या हो गया, V बटे R। अब ये क्या हो गया, V गुणा V यानी V स्क्वेयर, तो P बराबर V स्क्वेयर बटे R। ये भी पावर का सूत्र है और ये भी पावर का सूत्र है
और ये भी पावर का सूत्र है। विद्युतीय शक्ति P बराबर V गुणा I, P बराबर V गुणा I, V की जगह लिख दिया आई आर गुणा I यानी I स्क्वेयर आर। P बराबर V गुणा I, V की जगह लिख दिया V गुणा I की जगह लिख दिया V बटे R यानी V स्क्वेयर बटे R। ये हो गया आपके पावर के सूत्र। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल या वाट सेकंड, जूल या वाट सेकंड। अब इसके बाद बात आती है आपकी, तो एक kWh बराबर क्या होता है? फिर एक kWh बराबर होता है 1000 वाट। एक kWh बराबर क्या होता है? 1000 वाट। और व्यवहारिक या व्यावहारिक बोलने इसकी इकाई क्या है? तो एक kWh बराबर वाट गुणा आवर बटे 1000। ये क्या हो गया आपका? एक kWh बराबर 1000 वाट। 1000 वाट खपत हो रही है तो इसका मतलब एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब एक kWh, एक kWh, या आप लिख सकते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये है व्यापारिक इकाई किसकी? विद्युत की व्यापारिक इकाई। इसके बाद बात आती है आपकी एक HP की। अब एक HP में दो डाटा आते हैं। एक HP बराबर होता है एक तो 746 वाट, दूसरा होता है 735.5 वाट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक HP बराबर 746 वाट यानी ब्रिटिश प्रणाली में, दूसरा एक HP बराबर 735.5 वाट यानी मीट्रिक प्रणाली में। एक kWh बराबर 1000 वाट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये अपनी व्यापारिक इकाई कौन सी? विद्युत की। एक kWh बराबर वाट आवर बटे 1000। एक HP बराबर 746 वाट ब्रिटिश प्रणाली में, एक HP बराबर 735.5 वाट मीट्रिक प्रणाली में। इन दोनों में उलझे रहते हैं। इनका याद करने का तरीका है ब्रिटिश। दूर कौन सा है? ब्रिटिश। ये तो अपा हाँ ही मीट्रिक। दूर कौन सा है? ब्रिटिश है। दूर है तो ज़्यादा है तो 746 वाट है, कम है तो 735.5 वाट है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आती है, तो उसका होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। डीसी थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं। एक बात आती है पिछले क्लास में रेजिस्टेंस की, जो क्लास लंबी होने के कारण बीच में रह गया था। क्या था कि किसी कंडक्टर को या चालक की लंबाई 5 गुना कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R क्या होगा? अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया? चालक की लंबाई 5 गुना कर दी जाए तो R क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? इसकी डेफिनेशन है, अगर चालक की लंबाई 5 गुना कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? चालक हो या छड़ हो या कुछ भी हो, जब उसकी लंबाई कितनी भी गुना कर दी जाए, 5, 6, 7, 8 या n कह सकते हैं आप, n गुना कर दी जाए तो वह रेजिस्टेंस भी n गुना हो जाएगा, यानी जितनी लंबाई बढ़ाई है उतना ही गुना हो जाएगा। अब 5 गुना कर दी जाए, मान के चलते हैं ये R था 5 ओम, अब ये कितना होगा? तो 5 ओम पहले था, गुणा में लंबाई कितनी बढ़ाई है तो 5 गुना, यानी रेजिस्टेंस नया निकल कर आ गया, वो हो गया 25 ओम। यानी चालक तार की लंबाई जितनी आप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही उसका बढ़ता जाएगा।
लेकिन इसकी परिभाषा एक और है। अगर चालक तार को खींचकर बढ़ाया जाए, अगर चालक तार को खींचकर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। अब खींचकर बढ़ाएंगे, जैसे ये पहले ये चालक था, अब इसकी सीधी लंबाई बढ़ाइए, यानी ये कर दिया, ये कर दिया, तो इस तार को तो कुछ नहीं हुआ। ये इसका 5 ओम था, गुणा 5 और जुड़ गया, 25 ओम हो गया। लेकिन अब की बार क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, चालक तार की या चालक की लंबाई खींचकर 5 गुणा कर दी जाए या n गुणा कर दी जाए, चालक की लंबाई खींचकर 5 गुना कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर क्या होगा। अब यहां मानते हैं रेजिस्टेंस, आप पहले वाला ही मान लिया, 5 ज्यादा समझ में आएगा। चालक तार की लंबाई खींचकर n गुना या 5 गुना बढ़ा दी, खींचा है तो उसकी जो मोटाई है वो कम हुई है, या आप कह सकते हैं व्यास है वो कम हुआ है। व्यास कम हुआ है यानी पहले चालक कितना था, ये था, अब इसकी लंबाई बढ़ाकर क्या कर दी, 5 गुना कर दी जी, 5 गुना कर दी तो इसकी मोटाई कम हो गई। और मैं आपको एक सीधी भाषा में बात बता देता हूं, जब चालक की मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जब चालक की मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम बहेगा। अगर चालक की मोटाई ज्यादा है तो करंट ज्यादा बहेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, यानी मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसकी लंबाई बढ़ाकर 5 गुना कर दी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R गुना n स्क्वायर होगा, यानी इसका सीधी सी बात है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको खींचकर पतला कर दिया। तो कितना बढ़ेगा, पहले रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, गुना कितनी बढ़ाई है, 5 गुना करी है, 5 गुना करी है, और 5 गुना करने पर बढ़ेगा कितना, n स्क्वायर बढ़ेगा, या कितनी भी गुना उसकी बढ़ाई गई हो उसका वर्ग में बढ़ेगा। तो 5 की स्क्वायर, 5 5 25 गुना 5 यानी 125 ओम हो गया। कितना हो गया, 125 ओम हो गया। अगर चालक तार की लंबाई बिना आयतन कम ज्यादा किए, यानी उसी में तार को जोड़ा है, तो जितना जोड़ा है उतना ही गुना प्रतिरोध होगा। अगर 5 गुना लंबाई बढ़ाई है तो 5 गुना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर चालक तार को खींचकर 5 गुना कम कर दिया, या 5 गुना कम कर दिया, या 6 गुना कम कर दिया, जितना भी हो उतना ही उसका स्क्वायर में प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पतले तार की रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है। अब ये दोनों बात आपके समझ में आ गई। अब दूसरी इसी पर एक और लेकर आता हूं। अगर चालक तार की मोटाई 4 गुना कर दी तो रेजिस्टेंस कितना होगा, और रेजिस्टेंस बराबर है 5 ओम, पहले वाला ओल्ड रेजिस्टेंस। अगर चालक तार की मोटाई 4 गुना कर दी तो पहले वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां आप मान लेते हैं 100 ओम। गुना भाग में आसानी रहेगी। अगर चालक तार की मोटाई 4 गुना कर दी, अगर चालक तार की मोटाई 4 गुना कर दी तो आर क्या होगा, आर क्या है, 100 ओम है। अब क्या होगा, अगर चालक तार की मोटाई बढ़ाई है, मोटाई बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मोटाई बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मैंने अभी बताया था, जितना तार पतला होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना मोटा होगा उसका कम। तो कम होगा, कितना कम होगा, जितना गुना उसका मोटाई बढ़ाई गई है उतना ही उसके भाग में आएगा। सीधी सी बात है, अगर 4 गुना इसकी मोटाई बढ़ाई गई है तो 100 का 1/4 हो जाएगा, और 100 का 1/4 क्या हो जाएगा, तो 25 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। याद आपको कैसे रखना है, अगर मोटाई बढ़ाई है तो मोटे चालक में क्या है, प्रतिरोध कम होता है,
और मोटाई कम करी है, व्यास कम किया है, तो पतले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब एक बात और आती है, अगर चालक तार की मोटाई 1/4 कर दी जाए, एक बटा चार कर दी जाए तो आर क्या होगा। और आर ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 100 ओम क्या है पहले है, अब क्या है 100 ओम है, और चालक तार की मोटाई 1/4 कर दी। अब कम कर दी तो क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये आपने समझ लिया, कितना ज्यादा होगा, जितनी कम करी है उतना ही गुणा, 1/4 कम करी है तो नीचे का आंकड़ा याद रखना, उतना ही उसको गुणा कर देना। अगर 100 है पहले वाला तो गुणा में 4 कर देना, 400 ओम इसका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर चालक तार की मोटाई 4 गुना करी है तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, यानी चौथा हिस्सा आ जाएगा। अगर चालक तार की मोटाई 1/4 करी है तो नया रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 ओम हो जाएगा। अब दूसरी बात है, इसके बाद वोल्टेज सोर्स आ गया, करंट सोर्स आ गया, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। एक आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, जिसको आर से लिखते हैं और जिसकी इकाई यानी मात्रक क्या है ओम। रेजिस्टेंस पढ़ लिया, इकाई क्या है, मात्रक क्या है ओम। आई धारा पढ़ ली, आई से लिखते हैं, और मात्रक क्या है एम्पियर। वोल्टेज लिख लिया, वोल्ट पढ़ लिया, इसका मात्रक क्या है वोल्ट। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकता क्या है जी से लिखते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी चालकता किससे लिखते हैं 1/ρ से। अब रो क्या है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, इसको किससे लिखते हैं 1/सिग्मा से। कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ यानी 1/प्रतिरोधकता के बराबर। और प्रतिरोधकता किससे लिखते हैं रो से लिखते हैं, और वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/सिग्मा के। अब ये मैंने तीनों चीज अलग अलग क्यों लिखी, आर की इकाई ओम है, कंडक्टेंस की इकाई ये जी तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इकाई है महो या उल्टा ओम जैसा आएगा या साइमन। कंडक्टिविटी हो गया महोमीटर, महोमीटर या साइमन मीटर। दूसरा प्रतिरोधकता ओम मीटर या 1/ओम या ओम की -1। प्रतिरोधकता 1/सिग्मा रो से लिखते हैं, ओम मीटर या 1/ओम या ओम की -1, 1/ओम नहीं या ओम की -1। अब इसके बाद बात किसकी आती है, प्रतिरोधकता हो गया आपका, प्रतिरोधकता हो गया, कंडक्टेंस हो गया, प्रतिरोध एम्पियर वोल्ट। लगभग आपकी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। बकाया डीसी थ्योरी में क्या बताना था, वो आपको एक नई चीज थी। हाँ, R बराबर V/I मैंने लिखा। अब एक चीज याद रखना, R बराबर V/I है तो R तो है नियतांक, V है समानुपाती I। एक आपने पढ़ा होगा रो, R बराबर रो इंटू L/I। जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए थे लंबाई बनाने पर क्या होगा, और वो सिर्फ रेजिस्टेंस पर निर्भर करते हैं, यानी रेजिस्टेंस है उस पर आधारित।
लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी व्युत्क्रमण होगा। लेकिन वो जो है प्रतिरोधकता वो सिर्फ तापमान और प्रकृति पर निर्भर, तापमान। आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद हो आपको समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत